दोस्तों, हम पिछला वीडियो में आपको समझा दिए थे अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं। आज आइए हम आपको समझाते हैं हिंद महासागर की ठंडी और गर्म जलधाराएं। आपको रटना नहीं है, बस कंसेप्ट समझिए, उसके बाद आपको कभी भूलना भी नहीं पड़ेगा। एक बार समझिए। चलिए आइए समझाते हैं। पहले कौन सागर देख लीजिए। ऊपर आर्कटिक महासागर है दोस्तों, नीचे अंटार्कटिक महासागर होता है दोस्तों, बीच वाला जो होता है अटलांटिक महासागर होता है दोस्तों। हम पिछला वीडियो में इसको आपको हम समझा दिए थे धाराएं। आज हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंद महासागर की धाराएं पढ़ाना चाह रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको कि हिंद महासागर की कौन कौन सी धाराएं ठंडी धाराएं हैं और कौन कौन सी धाराएं गर्म धाराएं। बस रटिए नहीं, कंसेप्ट को समझिए, बहुत ही आसान लगेगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये विषुवत रेखा गुजरती है। जो विषुवत रेखा से जो भी धाराएं जाती है दोस्तों, वो हमेशा गर्म होगी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, दक्षिणी हिंद महासागर की धारा दोस्तों गर्म प्रकृति की होगी। ये समझ रहे हैं आप। इसके बाद दोस्तों ये मोजाम्बिक चैनल से टकराती है तथा यह धारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक हो जाता है मोजाम्बिक की धारा, एक हो जाती है मेडागास्कर की धारा। अब दोनों की दोस्तों प्रकृति गर्म ही होगी, क्योंकि यह गर्म धारा ही आ रही है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जब दोनों धाराएं यहाँ नीचे आती हैं तो इधर से दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं आकर मिल जाती है तथा इसका न्यूट्रल होने के बाद यह धाराएं की प्रवृत्ति ठंडी हो जाती है और दक्षिण हिंद महासागरीय प्रवाह की धारा दोस्तों ठंडी होती है। इसके बाद यह ऑस्ट्रेलिया के पास जाती है दोस्तों तथा यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में की धारा क्या होगी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा दोस्तों ठंडी होगी। इसी तरह यह धाराएं दोस्तों चलते रहती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब आपको हम ऊपर की धाराएं समझाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं हैं दोस्तों। यहाँ से गुजरेगी, जब विषुवत रेखा से गुजरेगी दोस्तों, तो क्या वह धाराएं हमेशा क्या होगी, गर्म ही होगी। इसीलिए आपको पूछा जाएगा कि उत्तर हिंद महासागरीय धाराएं कैसी प्रवृत्ति की होगी, तो गर्म प्रवृत्ति की होगी। लेकिन दोस्तों एग्जामिनर ऐसा समझता है कि बच्चा से ऐसा पूछना नहीं है, क्योंकि हमेशा वह जानता है कि जो विषुवत रेखीय धारा होगी वह तो गर्म ही होगी। इसलिए एग्जामिनर ऐसा सवाल नहीं करता है। तो इसीलिए इसके बाद और आगे देखिए, जब उत्तर हिंद महासागरीय धाराएं गर्म होती है, लेकिन आगे चल के यह अपना उष्मा खो देता है तथा इसके बाद जो हो जाती है सुमेरु की धारा, इसका प्राकृतिक नेचर ठंडी होती है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आपको हम समझाते हैं कि अब देखिएगा ऐसा कि पृथ्वी का जो आकृति है लगभग गोल है। तो आप समझ के देखिए दोस्तों, ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि इधर पूर्वी प्रशांत होगा, इधर पश्चिमी प्रशांत होगा। तो आप इसको जब मोड़िएगा दोस्तों तो लगभग एक ही में आ जाता है। तो क्या आपको प्रशांत महासागर ही कह सकते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट धारा है दोस्तों अल नीनो। यहाँ देखिए दोस्तों, हम एक एक करके आपको हम समझाते हैं। पहले देखिए दोस्तों, ये जो दक्षिण अमेरिका का देश पेरू के पास पश्चिमी प्रशांत महासागर से अल नीनो जो गर्म धारा उठती है दोस्तों, क्योंकि यह विषुवत रेखा के पास है, तो इसका प्राकृतिक नेचर क्या होगा, गर्म होगा। ये जो उठती है दोस्तों, ये इसका जो अल नीनो, यह दोनों जो शब्द लिया गया है दोस्तों स्पेनिश भाषा का शब्द है। तो अल नीनो का अर्थ का
कभी कभी दोस्तों आपको एग्जामिनर घुमा देगा, अब पूछेगा अल नीनो का अर्थ क्या है, तो अल नीनो का अर्थ होता है दोस्तों एक छोटा बच्चा। लेकिन इसमें जो पढ़ाएंगे ला नीनो एक छोटी बच्ची। तो अभी हम अल नीनो के बारे में समझा रहे हैं कि यह पेरू के पास उठती है, अतः विषुवत रेखा के पास से होती जाती है, तो इसका प्राकृतिक नेचर गर्म होगा दोस्तों। और यह प्रत्येक 4 साल पर उठती है दोस्तों। और यहाँ से समझिए कि पृथ्वी अगर गोल है तो यह आके चल जाती है, यहाँ पर घुस जाती है प्रशांत महासागर के इस टाइप में, और यह हिंद महासागर में आती है दोस्तों। तो यहाँ पर जब भारत में गर्मी पड़ रहा होगा तब यह धाराएं जून जुलाई के आसपास आती है दोस्तों। तब बताइए दोस्तों, भारत में भी गर्मी का सीजन है, समय है, और यह धारा भी गर्म है, क्या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी दोस्तों? नहीं, तो नहीं होगी। इस कारण वर्षा भी बहुत कम होगा। अतः इससे स्पष्ट होता है कि भारत में वर्षा बहुत कम होने का रीजन क्या होता है, उस समय पेरू से उठने वाली अल नीनो जल धारा है। देखिए दोस्तों, इस पर सरकार को एक बार ध्यान देना चाहिए कि किसानों को दुख को समझे, ये इसका पूर्व जानकारी दे सकता है, लेकिन ऐसा सरकार करने नहीं पाती है। एक कभी पेरू की सरकार से पूछ सकती है और भारत के किसानों को सूचना दे सकती है कि हाँ अल नीनो हवा जो उठी है जिसके कारण इस बार वर्षा कम होगी, अब ऐसा फसल रोपिए जिससे पानी की आवश्यकता कम हो। तो अल नीनो आप समझ गए दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं ला नीनो। तो देखिए दोस्तों, अल नीनो जो प्रत्येक 4 साल पर आती है दोस्तों, उसके जस्ट बाद अगले साल ला नीनो जलधारा उठती है, और यह प्राकृतिक नेचर से ठंडी जलधारा होती है दोस्तों। और ला नीनो का मतलब आपको हम समझा रहे थे कि यह एक छोटी बच्ची होती है, इसका मतलब। ये दोनों की भाषा स्पेनिश से ली गई है। ये भी देखिए दोस्तों, इधर से जाती हुई यहाँ से प्रशांत में घुसती हुई ये कहाँ चलाएगी दोस्तों? हिंद महासागर की ओर। समझ रहे हैं इस बात को? और यहाँ पर उस समय भारत में गर्मी पड़ रहा होगा, और यहाँ जब ठंडी जलधारा ला नीनो आती है दोस्तों, तो क्या यहाँ पर गर्म धारा मौसम है, यहाँ पर धारा ठंडी होने के कारण वाष्प की क्रिया अत्यधिक होती है, और बादल भी बहुत ज्यादा लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों? बहुत अत्यधिक मात्रा में वर्षा होगी, और यह भारत में बाढ़ का स्थिति लाने का मुख्य कारण बन जाता है। लेकिन सरकार इस पर अपना ध्यान ही आकर्षित नहीं करती है। इसकी जानकारी हम दे सकते हैं किसानों को, जो देने में सक्षम है भी दोस्तों, तो सरकार इतना करने में समर्थता दिखाती नहीं है, और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और बस मुआवजा देके छोड़ देती है। लेकिन ऐसा करना कृषि के बढ़ावा नहीं, हमेशा नुकसान साबित होता है दोस्तों। इसीलिए सरकार को चाहिए कि अल नीनो ला नीनो की जानकारी पेरू से लेकर किसानों को बताएं, जिससे कि वह सोच समझकर फसल लगाएं कि कहां पर कम पानी की आवश्यकता है। अगर बाढ़ भी आती है, ला नीनो हमेशा क्या लाएगी दोस्तों? बाढ़ लाएगी, क्योंकि बादल बहुत बना है, इस कारण वर्षा ज्यादा होगी और कई सारा फसल भारत में डूब जाते हैं। इसी पर किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार को अपना फर्ज निर्वहन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यह आपका दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं पढ़ा दिए हैं। यहाँ पर जो है प्रशांत की 2 धाराएं पढ़ा दी हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझा देंगे, जो लास्ट वीडियो होगा, प्रशांत महासागर की कुछ धाराएं अभी बची हुई है,
तो फिर नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।